ओके तो प्रिमिटिव अर्थ में ऑक्सीजन नहीं थी जो कि लाइफ सपोर्टिंग नहीं है, टेम्परेचर बहुत हाई था, ओके देन कुछ ही बैक्टीरिया थे जैसे कि हो गया हमारा आर्कीबैक्टीरिया जो कि रह सकते थे, देन गैसेस भी ऐसी प्रेजेंट नहीं थी, पूरा एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग इन नेचर था। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से ये सारे फैक्टर्स की वजह से प्रिमिटिव अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। व्हाट आर द फॉसिल? फॉसिल आर द डेड रिमेन्स इन द रॉक्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड वेरियस एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स। Why it is mean by Cambrian explosion? What is mean by Cambrian explosion? Cambrian explosion उसे कहा गया कि Cambrian explosion से पहले सारे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते थे, लेकिन कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन एक ऐसा पीरियड था जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी ऑर्गेनिजम्स की और वो मल्टीसेलुलर फॉर्म होने लगे। इसी की वजह से जो डाइवर्सिटी थी वो यहाँ पर इंक्रीज हुई और उसे ही कहा गया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। फ्रॉम द जियोलॉजिकल टाइम स्केल find out the time in million years ago when dinosaurs become extinct. Okay, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे यहाँ पर हमारे क्रीटेशियस एरा पीरियड में। ओके, क्रीटेशियस पीरियड, ओके क्रीटेशियस पीरियड में यहाँ पर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। ह्यूमन इवोल्यूशन बिगिन, तो ह्यूमन इवोल्यूशन बिगिन हुआ हमारा आइस एज के टाइम पर हम मान सकते हैं। ओके, दैट इज 1.8 to 0.01 मिलियन इयर्स अगो। फ्लावरिंग प्लांट्स बिकम्स डोमिनेंट ऑन द अर्थ। ओके, जो फ्लावरिंग प्लांट थे एंजियोस्पर्म हो गया वो इयोसीन इपॉच में यहाँ पर मींस टर्शियरी पीरियड में और सीनोजोइक एरा में यहाँ पर 53 to 34 मिलियन इयर्स अगो पहले एंजियोस्पर्म डोमिनेट कर रहे थे अर्थ को। ओके, तो हम एक ऐसी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो कि चार्ल्स डार्विन ने दी थी। चार्ल्स डार्विन इज फादर ऑफ इवोल्यूशन। ओके, जिसने वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी इसकी चार्ल्स डार्विन स्टोरी कुछ ऐसी थी कि वो वॉयज पे निकले थे अपनी शिप लेकर और वहां पे डिफरेंट वैरायटीज और गैलापागोस आइलैंड पे जाकर फिर उन्होंने थ्योरी दी थी, वहां से सब ऑब्जर्व करके थ्योरी दी थी। चार्ल्स डार्विन इज लाइक आइजैक न्यूटन इन फिजिक्स। ओके, चार्ल्स डार्विन जैसे बायोलॉजी में है वैसे ही आइजैक न्यूटन के साथ उनको कंपेयर किया जा रहा है कि आइजैक न्यूटन ने जैसे फिजिक्स में ग्रेट थियरीज दी यहाँ पर, वैसे बायोलॉजी में जिसने दी है वो है चार्ल्स डार्विन। Whose theory was evolution revolutionist। ओके, जो कि पहली ऐसी थियरी थी जिससे सब एग्री थे और बहुत बेस्ट थियरी थी और सबने एक्सेप्ट की थी और उसने रिवॉल्यूशन लाया मानकर कि जो भी एक विथ प्रूफ सारे ऑर्गेनिजम्स के यहाँ पर इवोल्यूशन के डेटा दिए उन्होंने। एंड इट्स डाइवर्सिफिकेशन ऑन द अर्थ, मींस अर्थ कैसे डाइवर्सिफाई हुआ वो भी यहाँ पर थियरी में देखा गया है। Darwin was born in Shrewsbury, England on February 9, 1809. Okay, 1809 February 9 में यहाँ पर born हुआ। He developed a passion from nature from early childhood, a trait he probably inherited from his grandfather, Erasmus Darwin. His father wanted him to study medicine at Edinburgh, but Darwin did not have the aptitude for it. Means उनके पापा यहाँ पर उन्हें मेडिसिन स्टडी करवाना चाहते थे, but Darwin did not have the aptitude for it. Means उनका इंटरेस्ट कहीं और था. He is not interested in that study. He also did not pursue studies to become a cleric. His father's second choice, okay, जो कि उनके फादर का सेकंड चॉइस था, क्लरिक बनना. ओके, क्लरिक वो भी करने उन्हें पर्स नहीं किया. मींस ही डिड नॉट इवन ट्राई टू बी दैट टू. मींस वो भी उन्होंने मना किया. ओके, डार्विन वाज ऑफर्ड अ पोजीशन ऑफ नेचरलिस्ट ऑन अ बोर्ड द शिप HMS बीगल which is accepted with excitement and all. Means उन्होंने डार्विन वाज ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ नेचरलिस्ट. ओके, वो एक नेचरलिस्ट के पोजीशन पर बोर्ड थी, शिप थी HMS बीगल which was accepted, वो जो उन्होंने एक्सेप्ट की with excitement and enthusiasm. ओके,
The voyage means sea journey. Sea journey. The voyage on HMS Beagle was a major turning point of Darwin's life. मीन जो voyage पर जा रहे थे वो यहाँ पर उनकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था. During the 5 years, उन 5 साल में जो उन्होंने voyage में निकाले, of its voyage he discovers rare fossils in Indies Mountain. Okay, Indies Mountain में उन्होंने rare fossils discover किए. During that Indies Mountain collected fascinating animals and plants in Atlantic rainforest. मींस Atlantic rainforest ब्राजील में है. वहाँ पर उन्होंने different kinds of fascinating animals and plants को यहाँ पर observe किया and made observation of geographical variation in famous Darwin finches on Galapagos Island में. और Galapagos Island में यहाँ पर different type of beaks यहाँ पर observe किए birds के. गैलापागोस आइलैंड में डिफरेंट जगह पर रहने के लिए डिफरेंट बीक्स यहाँ पर एडॉप्ट की थी बर्ड्स ने, तो वो यहाँ पर ऑब्जर्व की. डार्विन गेन्ड फ्रॉम ऑल दिस एक्सपीरियंस वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड साइंटिफिक सपोर्ट फ्रॉम द थियरी ऑफ इवोल्यूशन ही वाज फॉर्मुलेटेड. मींस ऐसे फिर उन्होंने थियरी ऑफ इवोल्यूशन फॉर्मुलेट की, प्रपोज की. अपॉन रिटर्न टू द इंग्लैंड, जब डार्विन इंग्लैंड वापस आ रहे थे, Darwin started accumulating some scientific material in support of his theory of evolution through a mechanism, and he was natural selection. Okay, यहाँ पर डार्विन ने नेम दिया natural selection, और वो जो वापस आ रहे थे उन्होंने scientific materials जो उनकी theory को support कर रहे थे वो यहाँ पर evidence लेना शुरू किया और mechanism यहाँ पर propose किया जो कि था natural selection. Darwin's famous book of Origin of Species. Okay, Darwin's famous book थी The Origin of Species was published in 1859. Darwin died in 1882 at the age of 73. He was given state funeral and buried in a Westminster Abbey next to the grave of Isaac Newton. मींस उनकी grave थी वो just next to the Isaac Newton वहाँ पर buried की गई. And scientists around the world commemorated Darwin in 2009 by celebrating his birth bicentennial and the 150th anniversary of a publication of his famous book of Origin of Species. मींस यहाँ पर उनकी सक्सेस Origin of Species यहाँ पर बुक लिखने से यहाँ पर उन्होंने पूरी बुक लिखी और जो इवोल्यूशन की थियरी को एक्सप्लेन किया. Diversity of life resulted from evolution. Okay, diversity of life is resulted from evolution when we explore the nature. Okay, when we explore the nature, जब हम नेचर को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें ये कुछ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं. there is so much diversity of microbes, plants, animals in the biosphere of our planet. Okay, तो यहाँ पर देखा गया जब हम देखते हैं तो हमें ऑब्जर्व करने को मिलता है there are plenty diversity of microbes, plants and animals. plants animals बहुत बढ़ के plants animals हमारे बायोस्फीयर में पड़े हैं. many animals and plants have share common features. okay, तो कुछ animals and plants ऐसे हैं जो कि common features share करते हैं. we humans are similar to rats, horses, elephants, tigers in possessing hair and memory glands. Okay, we are similar means we are similar with rats and ऐसे organisms के साथ हम similar है क्योंकि हम उनके जैसे characteristics या फिर वो हमारे जैसे characteristics possess करते हैं जैसे कि hair and memory glands. Further, we share features like vertebral column with birds, snakes, frog and fish. Okay, we also have a vertebral column like birds, snakes, frog and fish. इसका मतलब ये भी हम similar bird snakes से भी है. In fact, all the living organisms have some characteristics in common. Okay, सारे organisms में कुछ ना कुछ characteristics यहाँ पर common रहता है, including DNA and the hereditary molecule. जो कि हो गया हमारा hereditary molecule, which DNA भी काफी हद तक हमारा same रहता है. There is so much variation even among individual same species. You can easily notice that your classmates are not alike. They differ from each other in the features like height, facial expressions, skin pigmentation. Likewise, individuals in a school of fish, potato plant in the vegetable garden, Indies mosquito in the water tank, they all show the variation in some features of the other. Means humans में भी इतनी variation होती है और scientists कहते हैं all the humans have 99% same DNA.
मीन्स हमारा 99% डीएनए हो गया, मीन्स 2.2 मीटर इंटू 99 डिवाइडेड बाय 100। ओके, इतना हमारा डीएनए सेम है, मीन्स सारे ह्यूमंस में इतना डीएनए सिमिलर है, इतना डीएनए सिमिलर है। जस्ट 1% डीएनए वेरिएशंस लाता है, जो कि डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, डिफरेंट हेयर कलर, डिफरेंट स्किन पिगमेंटेशन, डिफरेंट आई कलर, वो सिर्फ 1% ऑफ डीएनए की वजह से यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ओके, these three observations lead us to ask an important question: how and why did such huge diversity of life arise from? Means कैसे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे डेवलप हुए, कैसे हुआ ये, और इतना टाइम पीरियड ऑफ टाइम, why do even remotely regulate the organisms have so many? ओके, तो याद है इतनी तो बहुत सारी मिस्ट्रीज यहाँ पर पेंडिंग है। ओके, यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी गई है। नेक्स्ट इज आवर एक्टिविटी 20.3, collect the picture of plant, any animal and human being from old newspaper or magazine, paste pictures and note it in the table shown figure. Features नीचे यहाँ पर हमें कौन सा सिमिलरिटीज क्या है और यहाँ पर डिससिमिलरिटीज क्या है वो हमें लिखनी है। रोहन, नेक्स्ट इज दैट 1% ऑफ डीएनए में से क्या क्या डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पर दिखना है कि आई कलर कौन सा है, हेयर कलर कौन सा, और ईयर लोब कैसे कंस्ट्रिक्टेड या फिर फ्री है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर लोब, कंस्ट्रिक्टेड एंड फ्री। नेक्स्ट इज, अब हम थियरी पढ़ेंगे जो कि डार्विन ने थियरी दी थी, चार्ल्स डार्विन, फादर ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन मेड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड ड्रू इन्फरेंसेस फ्रॉम देम व्हिच हेल्प्ड हिम इन डेवलपिंग हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मींस ऐसे कौन से जो मेन पॉइंट्स थे, ऐसे कौन से ऑब्जर्वेशंस थे तो डार्विन ने ऑब्जर्व किए और वो डार्विन को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखे। तो द कॉमननेस ऑफ मेनी फीचर्स from anatomically to the molecular is clear indication that all organisms have evolved from common ancestors. मीन्स जब हम जेनेटिकली बेस पर जब हम इवोल्यूशन को देखें तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है एंड शेयर अ कॉमन एंसेस्टर्स, एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं, मींस सबका एक पूर्वज सेम है। डार्विन concluded that living forms were not created but evolved by the descent with modification। तो यहाँ पर डार्विन ने यहाँ पर इवोल्यूशन को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया, that is descent with modification। इवोल्यूशन को हम 3 वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज अ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो कि यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो लाइफ वाज नॉट क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पर माना जाता है कि जो लाइफ है वो क्रिएट नहीं हुई, नए ऑर्गेनिज्म से बने नहीं है, वो मॉडिफाई हुए हैं पुराने ऑर्गेनिज्म में से। मींस पुराने ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ ना कुछ खुद में मॉडिफिकेशन लाकर, कुछ ना एडेप्ट कर यहाँ पर इवॉल्व हुए एक दूसरे के साथ। अगर वो वाटर में नहीं रह सकते थे, वो एडप्ट होकर प्लांट पर रहने के लायक हो गए। अगर लैंड पर नहीं रहते थे, लैंड पर नहीं रह सकते थे, तो फिर वो विंग्स डेवलप कर वो फ्लाइंग करने लगे। तो ऐसे एडाप्टेशंस की वजह से यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर डेवलप हुई है and ancestor form going back all the way to the earliest life more than 3.5 billion years ago। Means 3.5 billion year ago से एक ही प्रोसेस चल रही है, that is evolution। उसी की वजह से आज इतनी सारी डाइवर्सिटी हमें दिख रही है। Darwin's next question that needed an answer was what is the mechanism by which the origin of species by descent with modification could take place। okay, means ऐसा थी कौन सी मैकेनिज्म है, आप चार्ल्स डार्विन ने कहा कि वो एक प्रोसेस है इवोल्यूशन की जिसकी वजह से इतनी डाइवर्सिटी डेवलप हुई है। तो उसका एक क्वेश्चन था कि ऐसी तो कौन सी मैकेनिज्म है जो कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन को ला रही है, मींस इवोल्यूशन कर रही है।
डार्विन सजेस्टेड टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड टू इवोल्यूशन, मींस दो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए जो कि यहाँ पर एनिमल्स को मॉडिफाई इवोल्यूशन करने में मजबूर करते हैं। दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रिलेटेड थ्रू एंसेस्ट्री, मींस सभी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी एंसेस्ट्री से रिलेटेड करते हैं। एंड द मैकेनिज्म वाज कॉज डाइवर्सिफिकेशन, में इतनी सारी डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज यहाँ पर डेवलप हुई है, उसके पीछे एक ही रीजन है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। मींस नेचर ही सिलेक्ट करेगा दैट हु विल बी ऑन अर्थ। ओके, अर्थ पर कौन रहता है वो नेचर सिलेक्ट करेगा। अगर फिटेस्ट नहीं होगा, अगर वो एडप्ट नहीं कर सकेगा खुद को, अगर वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अगर उसने सर्वाइव कर लिया, एडप्ट कर लिया, जगह बदली, पोजीशन बदली अपनी खुद को एडप्ट करने के लिए, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में एडप्ट हुए, तभी वो जाके सर्वाइव कर सकेगा। डार्विन मेड 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो उनके वॉयज पर, जब वो वॉयज पर गए तो उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दी थी। The first one was the all organisms tend to produce more offspring than can be possibly survive. Okay, तो जो उस टाइम पर जो गैलापागोस आइलैंड की बात करें या फिर वो रेन फॉरेस्ट में गए थे, वहां पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे ऑर्गेनिजम्स ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे सर्वाइवल का चांस बढ़े, क्योंकि उस टाइम पर मोस्ट ऑर्गेनिजम्स थे वो एग ले कर रहे थे। ओके, एग लेस कर रहे थे, लेकिन जो प्रीडेटर्स थे एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे, इंटरडिपेंडेंट जो फूड चेन फॉर्म थी उनकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सके, ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो सके। जैसे एग्जांपल लिया, ओनली अ फ्यू एग्स फ्रॉग सर्वाइव टू बिकम फ्रॉग, मींस जो फ्रॉग है वो 300 से 400 एग देते हैं यहाँ पर वाटर में, लेकिन कुछ ही सर्वाइव करके वो सक्सेसफुली फ्रॉग में कन्वर्ट हो गए। इन फैक्ट द पॉपुलेशन नंबर्स टेंड्स टू रिमेन fairly constant over long period of time. ओके, तो इसी वजह से प्रीडेटर्स की वजह से जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे फूड के लिए, उन्हीं के वजह से ज्यादा से ज्यादा एग यहाँ पर प्रोड्यूस करने पड़ते थे, और उसी की ये पूरी मैकेनिज्म को एक दूसरे को बैलेंस करके एक फेयरली कांस्टेंट ऑफ टाइम, मींस उसी टाइम पर एक कांस्टेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पर कांस्टेंट रहती थी। Also, organism in a species show wide variation in character, means species में भी different characterizations दिखते थे, different यहाँ पर सर्वाइवल करने के चांसेस दिखते थे, तो वो भी एक मेजर फैक्टर था कि कौन ज्यादा सर्वाइव कर सकेगा, जो कि एडप्ट होगा। Some of the variations are inherited and so passed from one generation to another generation. Okay? तो उसमें से ऐसे एक वेरिएशंस थे जैसे कि बीक होना, तो वो अपने वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ओवर होते थे, जो कि मैं एडप्ट हुआ हूं तो मैं अपने ऑफस्प्रिंग को भी वो पास करूंगा और वो भी एडप्ट होगा। मींस इनहेरिटेंस भी यहां पर एक मेजर रोल प्ले करता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, फ्रॉम द अबव मेंशन्ड ऑब्जर्वेशन, जो भी यहां पर हमने 4 पॉइंट डार्विन ने हाईलाइटेड किए थे, ऑब्जर्वेशन डार्विन मेड दिस टू फॉलोइंग डिडक्शन। ओके, तो यहां पर ये 4 पॉइंट्स में से यहां पर 2 पॉइंट्स एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस यहां पर दिए, और फर्स्ट पॉइंट है उसमें सिंस मोस्ट ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट सर्वाइव। ओके, यहाँ पर चांस सर्वाइवल और चांस ऑफ सर्वाइवल कम है, ऑल द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी गोइंग टू थ्रू अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ओके, तो सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर एक स्ट्रगल से स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, बीइंग ईटन, सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड कंपटीशन से जाने वाला है। द स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस कॉज लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू लाइफ, मींस ज्यादा से ज्यादा मर जाते थे, इसी की वजह से पॉपुलेशन थी वो कांस्टेंट रहती थी। The ones who have characteristics that allow them to survive and reproduce better. Okay, means ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास सर्वाइवल करने का ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ज्यादा से ज्यादा मॉडिफिकेशंस है, एडेप्टेशंस है, तो वो ही यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। That is possess most useful adaptation for survival in the environment, will pass on the characteristics to the offsprings. In other words, nature selects the fittest इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन, मीन जो एडप्ट करने के लायक होगा, सर्वाइव करने के लायक होगा, वही एग्जिस्ट करेगा, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स नेचर सिलेक्ट्स द फिटेस्ट। ओके, नेचुरल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट coined by हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये टर्म दिया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। द ऑर्गेनिज्म विद स्लाइटली लेस सर्वाइवल वैल्यू विल प्रोबेबली पेरिश फर्स्ट, मींस 2 ऑर्गेनिजम्स है और दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास ज्यादा से ज्यादा एडप्ट करने के ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, तो उससे कम वालों को वो पेरिश कर जाएगा और
ज्यादा से ज्यादा फिट होने वाला यहाँ पर सर्वाइव करेगा और वो कैरेक्टर पास ऑन करेगा। To sum up, therefore the best adapted individual were selected by nature to survive and leave offspring for the next generation। जो सर्वाइव कर सकेगा वो नेक्स्ट जनरेशन देख सकेगा। तो डार्विन कॉल दिस मैकेनिज्म अ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने इस मैकेनिज्म को नाम दिया अ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें नेचर सिलेक्ट करेगा द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, टर्म कॉइन्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर। In Darwin's time, it could not be demonstrated the nature selection was the mechanism by organism evolved। Means जिस टाइम डार्विन ने थियरी दी थी उस टाइम जो साइंटिस्ट थे और मींस डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया था, डार्विन नहीं कह पाया था क्योंकि देयर वाज नॉट इनफ डिवाइसेस जिससे हम ये पता लगा सके। तो बट लेटर साइंटिस्ट वर एबल टू फाइंड द सपोर्ट फॉर डार्विन्स थियरी इन नेचर एज वेल एज इन लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुछ सालों बाद जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, डार्विन के सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट एग्री होने लगे और एज वेल एज इन नेचर एंड इन लैबोरेटरी यहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट जो डार्विन ने दी थियरी दी वो यहाँ पर प्रूव होने लगे। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 20.5। तो मॉस्किटोज के बारे में पढ़ लेते और एक्टिविटी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नियो-डार्विनिज्म। ओके, डार्विन की नेक्स्ट थियरी थी तो मॉडिफाइड थियरी दैट इज कॉल्ड नियो-डार्विनिज्म। Although Darwin talked about heritable variation, but he did not exactly how heritable characters arose and were passed on from one generation to another। Means Darwin ने theory तो दी थी कि जो सर्वाइव करेगा वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव करने के कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, मींस इजीली रिप्रोड्यूस कर सकेगा। लेकिन डार्विन को पता नहीं था कि वो कैसे ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। This is because Darwin was not aware about the principle of genetics developed by Mendel। और मेंडल है वो ग्रीगर मेंडल। ठीक है, मेंडल यहाँ पर है, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, ग्रीगर मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट कर थियरी दी कि समथिंग इज पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कॉल्ड देम फैक्टर्स। ओके, फैक्टर्स कहा गया, कुछ फैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो डार्विन वाज नॉट अवेयर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स जो कि डेवलप बाय मेंडल था अ फ्यू इयर्स बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। मींस डार्विन ने जब थियरी दी उसके पहले मेंडल ने द थियरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पर डेवलप कर दिया था। Incorporation of Mendelian genetics into Darwinian theory, later the evolutionary biologists lead to the emergence of new Darwin। Means चार्ल्स डार्विन की थियरी प्लस मेंडल की थियरी मिलकर यहाँ पर नियो डार्विनिज्म एक थियरी डेवलप हुई जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करती है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड इनहेरिट करना कैरेक्टर्स कैसे, जो कि चार्ल्स डार्विन ने कहा कि वो जेनेटिकली डेवलप होते हैं और मेंडल ने जो प्रोसेस बताई कि ऐसे वो पास अप होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। Further refinement in the light of advance of population genetics and the other areas of biology lead to the modern systematic synthetic theory of evolution। Okay, तो means modern synthetic theory of evolution developed in neo-Darwinism। It is a Darwin's credit that the basic theory of evolution by natural selection finds supports even a most recent development in the molecular biology। फिर धीरे-धीरे molecular biology हम और डीप में गए और वहाँ से भी डार्विन की थियरी यहाँ पर सही प्रूव हुई। और ये एक एक्सपेरिमेंट था जैसे कि उस टाइम का जब इंडस्ट्रियलाइजेशन मींस इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी उस टाइम का ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंट था। Although Darwin and many scientists of this time had convinced the natural selection in the right mechanism in which species evolve। तो यहाँ पर कहा गया कि उस टाइम पर डार्विन और सबने साइंटिस्ट ने यहाँ पर कन्विंस किया था कि नेचर सिलेक्शन नेचर ही सिलेक्ट करेगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, but they could not prove the experimentally or otherwise। It was felt that if the visible modification in the species evolved slow for a long time, this effect of natural selection could not be demonstrated easily। But now we know that it is certainly be demonstrated। Means यहाँ पर
डार्विन की थियरी एक्सप्लेन करने के लिए ये ऑब्जर्वेशन था, और ये इसके बाद सभी ने एग्री किया कि यस डार्विन वाज राइट विद एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर मॉथ प्रेजेंट होते थे। मॉथ की यहाँ पर बात है, पेपर्ड मॉथ इज अ कॉमन मॉथ इन इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड में पेपर्ड मॉथ है वो कॉमन थे, एंड इट अकर्स इन टू वैरायटीज, जो दो वैरायटीज में यहाँ पर प्रेजेंट थे, लाइट कलर्ड एंड डार्क कलर्ड। ओके, लाइट कलर्ड को यहाँ पर टाइपिका कहा गया और डार्क कलर्ड को कार्बोनिया, ओके कार्बोनरिया कहा गया। When these moth rest on light colored trunks, okay, the trees की trunks थी obviously brown, उन पे लैंड और बैठते थे, the typica moth gets nicely camouflaged and cannot be spotted by the birds। okay, जो लाइट कलर थे जो जब इस पे बैठते थे ट्रंक पे तो कैमोफ्लेज हो जाता था, मींस कलर घुल भी जाता था जिसकी वजह से वो दिखते नहीं थे। ओके, एंड जो बर्ड्स थे जो उन पे फीड करते हैं उनसे वो बच जाते थे। बट द कार्बोनेरिया मॉथ, डार्क कलर्ड मॉथ, बीइंग डार्क अगेंस्ट द लाइट कलर्ड ऑफ द bark stand out and easily located by the birds। मींस जो डार्क कलर थे वो यहाँ पर पकड़ा जाते थे और यहाँ पर वो बच जाते थे। ओके, द टाइपिका टी एंड कार्बोनिया सी फॉर्म्स ऑफ विस्टन लाइट कलर्ड ट्रंक ऑफ द बर्ड्स। ओके, पहले ऐसा था जो डार्क कलर थे वो यहाँ पर स्पॉट हो जाते थे और बर्ड्स उन्हें खा जाते थे। बिकॉज ऑफ दिस द कार्बोनेरिया मॉथ सफर फ्रॉम प्रीडेशन, मींस उनकी क्वांटिटी थी जी स्पीशीज थी जितनी भी वो कम होने लगी, एंड वेरी लो नंबर इन द पॉपुलेशन, और बहुत कम बचे। Then the industrial revolution in England, means industries developed हुई इंग्लैंड में in mid 19th century, brought in many coal based industries, means बहुत coal based industries develop हुई, resulting कि जो pollution था वो बढ़ने लगा। Okay, soot started depositing in the trunks of the tree soon after the scientists noticed that the number of typica moths started going down drastically while one of Carbonaria increases। मींस उसके बाद जो डार्क मॉथ था उनकी वैल्यू बहुत कम होती थी, लेकिन जैसे इवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो ट्रंक थी वो ऐसे कलर की होने लगी ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोल। ओके, जो शूट थी वो ऐसी कलर की हो गई, जिसकी वजह से जो डार्क मॉथ थे वो कैमोफ्लेज हो जाते थे, और जो टाइपिका लाइट कलर मॉथ थे वो इजीली स्पॉट हो जाते हैं। और यहाँ पर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया जो टाइपिका मॉथ थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जो कि ज्यादा थे पहले, अब वो कम हो रहे हैं, और जो कार्बोनेरिया थे जो कि कम थे वो अब ज्यादा हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर नेचर ने सिलेक्ट किया। ओके, तो यहाँ पर जो लाइट कलर मॉथ थे टाइपिका वो खुद को एडप्ट नहीं कर पाए, जो कि अब इजीली स्पॉट हो जाते हैं और बर्ड के द्वारा फीड हो जाता है। How did it happen? The shoot deposits made the dark black, and against the dark background the Carbonaria forms now had the advantage of camouflage। Okay, अब जो डार्क कलर थे उन्होंने एडवांटेज मिल गया, whereas the Typica moth become more and more vulnerable to bird predation। मींस वो दिख रहे थे, कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहे थे। Consequently, Carbonaria form increased in number while the Typica decreased। Okay, तो Typica कम हो गया, Carbonaria बढ़ गया। This is a natural selection in action in the industrialization England। Carbonaria varieties of moth had the selective advantage because they escape from the bird predation more often and live on offspring for the next generation। और अब वो population बढ़ाते गए, only the best adapted live their genes in next generation। okay, तो जो best adapt कर सकेगा वो जिएगा और next generation को genes पास करेगा जिससे वो भी adapt कर सके। चार्ल्स डार्विन के फेवर में और एक यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट था, इवोल्यूशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स रेजिस्टेंट मॉस्किटो। ओके, इन आवर डेस्परेट एफर्ट्स ऑफ कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज कैरिंग वेक्टर्स इंसेक्ट। तो यहाँ पर मॉस्किटो एक बहुत वाइड स्प्रेडेड वेक्टर था जो कि ज्यादा से ज्यादा डिजीज स्प्रेड करता था। हैव बीन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी इन लार्ज क्वांटिटी। तो डीडीटी थी डाइक्लोरोडाइजेन ट्राइक्लोरोइथेन, ऐसा नाम है, डाइफिनाइल डाइक्लोरोइथेन। तो उन्हें उसको हम यूज करते थे एज अ पेस्ट। ओके, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए
बट वी हैव नॉट बीन एबल टू एलिमिनेट देम। मींस जैसे कि डीडीटी की यूज यहाँ पर बढ़ने लगी, वो हमारे बायोलॉजिकल फूड चेन में एंटर हुआ, और जो कि हायर कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स, उनको वो ज्यादा से ज्यादा उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते थे, उनको उनके जो एग सेल थे उनको वीक कर देते थे। ओके, तो यहाँ पर द पॉपुलेशन ऑफ मॉस्किटो श्योरली मैनी ऑफ देम डाई। तो जब डीडीटी हम यूज करते थे तो सारे मॉस्किटोज, मोस्ट ऑफ मॉस्किटोज मारे गए। बट इफ एनी पॉपुलेशन देयर आर वेरिएशन फॉर रेजिस्टेंस इन फ्यू जेनेटिकली रेजिस्टेंट इंडिविजुअल सर्वाइव द सेम। लेकिन कुछ मॉस्किटोज ऐसे एडप्ट किया खुद को जिससे वो डीडीटी हम जब स्प्रे करते हैं तब भी वो जाकर नहीं मरते। दे ब्रीड मींस ऐसे मॉस्किटोज थे जो नहीं मर रहे थे, उन्होंने ब्रीड किया एंड प्रोड्यूस रेजिस्टेंट ऑफस्प्रिंग। मींस वो जिसको रेजिस्टेंस हो पेस्टिसाइड से, उससे ऑफस्प्रिंग यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप किए। और एज स्प्रेइंग प्रैक्टिस कंटिन्यूज द एंटायर पॉपुलेशन बिकम रेजिस्टेंट इन फ्यू जनरेशन and the genetically distinctly verified variety of mosquitoes evolved on whom DDT has no effect। मींस ऐसे मॉस्किटोज खुद का एडप्ट किया कि अब डीडीटी हमें उनको नहीं मार सकती। वो इस चार डार्विन, चार डार्विन यहाँ पर एक नेचुरलिस्ट थे, वो इस पर कहते हैं द नेम ओरिजिन ऑफ what is the famous book on the origin of species। ओके, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उन्होंने लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। mention the two major contributions, mention his two major contributions। तो यहाँ पर दो जो पॉइंट थे, नेचर सिलेक्शन, और मैं मान सकता है कि चार्ल्स डार्विन के साथ जेनेटिकली भी नियो डार्विन की थ्योरी दी हो। ओके, तो यहाँ पर हमने चार्ल्स डार्विन और ग्रेगर मेंडल, ओके, दोनों साइंटिस्ट के यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखा। ओके, नियो डार्विन पढ़ा। यहाँ पे हमने देखा कि डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन दिया, लेकिन he was not familiar with the theory was genetic develop। ओके, जो जेनेटिक की थियरी थी जो डेवलप हो चुके थे उनसे वो फेमिलियर नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक एक्यूरेट यहाँ पर हाइपोथेसिस दी और थियरी दी जो बुक में लिखी, जो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एंड देन ग्रेगर मेंडल ने भी उनके साथ कोऑर्डिनेट कर यहाँ पर नियो डार्विन न्यू थियरी दी, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करती थी। थर्ड इंडेक्स क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन ऑफ नेचर सिलेक्शन। ओके, तो हमने पढ़ा कि डार्विन ने यहाँ पर नेचर ऑफ सिलेक्शन थियरी दी थी, तो उसका फंक्शन क्या था। तो यहाँ पर डार्विन ने कहा था कि जो नेचर है वो सिलेक्ट करेगी कि कौन एडप्ट मींस कौन एग्जिस्ट करेगा और हु कैन रिप्रोड्यूस, और कौन रिप्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर डार्विन ने वो भी कहा था कि जो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा, फिटेस्ट होगा, फिट होगा जिसमें एडेप्टिव कैपेसिटी, एडेप्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो यहाँ पर नेचर सिलेक्ट करेगा। एंड उसी को कहा गया कि नेचर सिलेक्शन, जिसके दो एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं। दो एग्जांपल है ये वाला, मॉथ वाला और डीडीटी मॉस्किटो वाला। व्हाट इज मीन्ड बाय नियो डार्विन। तो व्हेन मेंडल्स थियरी ऑफ जेनेटिक्स दैट factors that transfer from one generation to another generation which inherit some characters, and Darwin's theory that is the nature selection when both combines and give a supporting theory on each other, it is known as neo-Darwinian theory। Okay, name the evolutionary mechanism that cause the organisms to live। तो evolution mechanism means यहाँ पर दो examples हमने पढ़े, वो लिख देना। लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इवोल्यूशन। तो यहाँ पर इवोल्यूशन में केमिकल इवोल्यूशन कहा गया, सिंपल इवोल्यूशन किया, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा गया। तो जैसे जैसे और डीप में स्टडीज होती गई, जैसे जैसे और डीप में स्टडीज होती गई, हमें पता चलता गया कि जीन यहाँ पर ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो कि कैरेक्टर्स यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं जीन के हेल्प से, तो उसे कहा गया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। The unit of evolution in the modern synthetic theory of evolution, the modern synthetic theory of evolution is population। It is a population which evolve and not the individual। Okay, तो पूरी population यहाँ पर evolve होती है। Variation occurs at the genetic level। Okay, genetic level पर जब difference आता है through the mutation and sexual reproduction in the gene pool of पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जीन पूल इसे कहते हैं ऑल डिफरेंट जीन इन पॉपुलेशन ऑफ इवोल्यूशन। ओके, तो जो भी पॉपुलेशन है उनमें सभी में डिफरेंट जीन्स है। नेचुरल सिलेक्शन कॉज ग्रेटर रिप्रोडक्शन ऑफ वेरिएंट जीन हैविंग एडेप्टिव एडवांटेज, जो एडप्ट
सकते हैं, उन्हीं के साथ नेचर है उन्हीं को सिलेक्ट करेगी, जिससे ग्रेटर रिप्रोडक्शन के वेरिएंट यहाँ पर बढ़ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा वेरिएंट जीन्स मींस एडाप्टेड जीन्स यहाँ पर ट्रांसफर होगी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इवोल्यूशन एट अ लेवल ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल और जीन is the gene pool of population is termed as microevolution। मींस अब जेनेटिक लेवल पर जब हमने इवोल्यूशन पढ़ा तो उसे कहा गया माइक्रो इवोल्यूशन, जिसमें पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज डिफर्स ड्यू टू माइक्रो इवोल्यूशन। तो माइक्रो इवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन मींस एक ही एरिया में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग वे में यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। ओके, एक ही एरिया में, जैसे कि हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स है यहाँ पर उनमें एक बेसिक कॉमन फीचर आपको मिलेगा, दैट इज हैविंग पाउच टू डेवलप देयर यंग वंस। ओके, तो यहाँ पर उसे नाम दिया गया है एडेप्टिव रेडिएशन, क्योंकि एक एरिया आइसोलेटेड है जिससे जीन मींस एक पॉपुलेशन मान लेते हैं वहां पर, जो कि किसी बाहर जगह पर ट्रांसफर नहीं करने वाली, वो आइसोलेटेड है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे कंट्री से आइसोलेटेड है, कंप्लीटली कवर्ड बाय वाटर। तो यहाँ पर वहां पर जो ऑर्गेनिजम्स है वो उस तरह से डेवलप होंगे कि वहां पर वो सर्वाइव कर सके, और यहाँ पर एक सेम कैरेक्टर्स को एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि having a pouch for development of their young ones. The dinosaurs evolved as runners, flyers, swimmers due to microevolution for adaptive radiation। तो यहाँ पर डायनासोर की बात करें कि सब सारे डायनासोर प्रेजेंट थे, कोई और स्पीशीज प्रेजेंट ही नहीं थी, तो यहाँ पर डायनासोर ने खुद को डेवलप किया, जैसे कि रनर्स हो गया जो तेज दौड़ते थे, फ्लायर्स हो गया जो कि उड़ सकते थे, और जो स्विमर्स व्हिच कैन स्विम इन द वाटर। तो यहाँ पर एडेप्टिव रेडिएशन इसे कहा गया, जो कि they have no option other than modifying themselves, therefore adaptive radiation। तो यहाँ पर ऐसा लिखते हैं। The major events in the history of life। okay, तो कुछ events यहाँ पर highlighted की गई है evolution में, वो हम पढ़ेंगे। As we mentioned earlier, all the different life forms that we see on earth now evolved only gradually, means धीरे धीरे सारे evolve हुए हैं, एडप्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जो एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, कंपटीशन बढ़ी, कंपटीशन कम हुई, देन सीजन्स यहाँ पर चेंज हुए, उसमें एडप्ट जिन्होंने एडप्ट किया उन्होंने जेनेटिक लेवल पर कुछ ऐसा एडप्ट किया कि वो नेक्स्ट जनरेशन को वो एडेप्टेशन ट्रांसफर कर सकते, उसी की वजह से यहाँ पर इवोल्यूशन आया। द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मींस यहाँ पर जो डेटिंग सिस्टम है, कार्बन डेटिंग सिस्टम, वैसे एक रेडियोमेट्रिक डेटिंग सिस्टम है ऑन द जियोलॉजिकल स्ट्रेटा एंड द डिटेल्ड स्टडी ऑफ फॉसिल फाउंड इन देम हेल्प अस रीडिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज ओरिजिन ऑफ 4.5 बिलियन इयर्स अगो। ओके, तो यहाँ पर एज्यूम रेडियोमेट्रिक डेटिंग सिस्टम से देखा गया कि जो लाइफ ओरिजिन हुई है अर्थ पे इज अबाउट 4.5 बिलियन अगो। जियोलॉजिस्ट ने ऐसा कंक्लूड किया। The geologists have given names to the different periods of the history, जो कि बॉक्स में हमने पढ़े। You may recall the microscopic unicellular prokaryotes were exclusive life form on the earth from nearly 3 years ago। okay, तो बॉक्स में हमने ऐसा पढ़ा था कि जो यूनिसेल्युलर है हमारे प्रोग्रेस वो 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले थे, प्रेजेंट थे। डायनासोर रूल्ड द अर्थ नियरली 1.150 million 1.5 million years ago and become extinct 65 million years ago। okay, they recall from subsection 20.2.3 the appearance of eukaryotes and Cambrian explosion। हमने देखा Cambrian explosion जिसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डेवलप होना शुरू हुए। तो इफ यू कुड ट्रैवल 200 million years back in the earth's history, अगर आप ट्रैवल करो 200 million ईयर अगो, you would have found neither bird nor flowering। okay, तो उस टाइम पर ना हम बर्ड फ्लावर देखेंगे ना कोई प्लांट होगा, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डेवलप हुए थे। ओके, when did we humans arrive on this planet? We just 2 million year back, means हम 2 million year back से यहाँ पर अर्थ पर हम डेवलप हुए, इवॉल्व हुए हैं। So if you consider the 24-hour geological clock with origin of a life set as a midnight, we can say that humans have come to this planet just less than a minute ago। okay, तो अगर पूरे evolution को हम 24 आवर की क्लॉक कंसीडर करें, means starting of 4.5 billion years ago up to the evolution of humans, पूरी evolution की प्रोसेस को हम 24 आवर में हम
माने तो मीन्स यहाँ से हम स्टार्ट करें क्लॉक, ओके 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ये हो गई इवोल्यूशन की क्लॉक, ओके ये हो गई इवोल्यूशन क्लॉक। तो हम माने कि रात को 12 बजे मीन्स 0.00 ओके AM को अर्थ ओरिजिनेट हुआ, फर्स्ट लाइफ यहाँ पर प्रेजेंट हुई, ओके 12 AM को मान लेते हैं, 12 AM को फर्स्ट लाइफ यहाँ पर डेवलप हुई। तो अगर जब हम माने जब 24 आवर की क्लॉक, तो हमें ये पता चलेगा कि अगर यहाँ से हम इवोल्यूशन स्टार्ट करें तो we can say that the humans have come on this planet just less than a minute ago। मीन्स एक मिनट मीन्स मान लेते हैं कि एक हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी जस्ट 1 मिनट अगो हम डेवलप हुए। मीन्स इतना कम टाइम, इतने ज्यादा टाइम के बाद ह्यूमंस डेवलप हुए कि आगे बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स यहाँ पर थे, एक्सटिंक्ट हो गए और हमें उनकी पता भी नहीं है कि कितने एनिमल्स थे। ओके तो हम कह सकते हैं कि अगर इवोल्यूशन को हम 24 आवर्स समझे तो हम कह सकते हैं कि हम 1 मिनट पहले ही इस एनर्थ पर आए थे। ओके तो नेक्स्ट इज आवर द स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। नेक्स्ट द स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, व्हेन द ह्यूमन इवोल्यूशन बिगन। ओके तो ह्यूमन इवोल्यूशन था जो कि सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, उसके बाद आइस एज हुआ। आइस एज के पहले हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे, लेकिन आइस एज में बहुत सारी स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो गए। ओके बहुत सारी स्पीशीज ऑफ ह्यूमन एक्सटिंक्ट हुए, बट फॉरेस्ट हैड ड्विल्ड बिकॉज ऑफ ग्लेशिएशन। आइस एज में much of the land surface was however still covered by forest. The common ancestors of ape and human had to come down to the trees where they lived and walk on the ground using their four limbs। Means पहले वो trees पर रहते थे, लेकिन ग्लेशिएशन की वजह से much of land was forest थी, तो उन्होंने फूड के लिए या फिर कोई भी बेसिक नीड के लिए ट्री से नीचे आना पड़ा और वॉक करना पड़ा अपने 4 लिम्स से। ओके स्टार्ट किया वॉक करना 4 लिम्स से। रिसेंटली मॉलिक्यूलर स्टडीज हैव शोन दैट द कॉमन एंसेस्टर्स इवोल्यूशन, दैट इज चिंपांजी, गोरिल्ला, गिबॉन एंड ओरांगुटान एंड दैट ऑफ द ह्यूमन डिराइव्ड फ्रॉम ओवर 6 मिलियन, मींस 6 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही ये लोग हुआ करते थे। चिंपांजी प्रेजेंट थे, द ट्राइब फर्स्ट चिंपांजी वहां पर देखा जा रहा था, ये सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स। द ट्रेंड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन वर टुवर्ड्स द बाइपेडल गैटर वॉकिंग ऑन 2 legs एंड एक्वायरिंग अ लार्ज ब्रेन। मींस द एक्चुअल ह्यूमन इवोल्यूशन उन्हें कहा गया कि जब गिबॉन्स और मींस गिबॉन्स और जो सारे हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने 2 पैर पे चलना शुरू किया, लेग्स पे, एंड एक्वायरिंग अ लार्ज ब्रेन, एक लार्ज ब्रेन कैरी किया। Fossils reveal that the human evolution became approximately 1.5 to 2 million years ago. Australopithecus was the first human-like ancestor। okay, जो Australopithecus था, Australopithecus वो first human-like ancestor था हमारा, जो कि 2 पैर पे चलता था और नॉनवेज ईट करता था। okay, fossils on the Australopithecus, namely Lucy, have been found in African rock डिपॉजिट। ओके तो यहाँ पर अफ्रीका में इसका हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस का फॉसिल मिला था। thereafter the fossil of Homo erectus which walk on 2 legs and were underneath of many parts of the body। ओके तो उसके बाद हमें होमो इरेक्टस का जिसको मिला हमें फॉसिल्स, जो कि वॉक ऑन 2, वो भी वॉक ऑन 2 लेग था और मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कई जगह पर डिफरेंट जगहों पर हमें डिफरेंट एनिमल ह्यूमंस के फॉसिल्स मिले। Next to evolve Neanderthal man and Cro-Magnon man। ओके तो Neanderthal man and Cro-Magnon man वो डेवलप कर रहे थे, वो डेवलप थे, एग्रीकल्चर करते थे, ओके फार्मिंग करते थे, एनिमल्स को पालते थे और ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज फायर किया, डेवलप उन्होंने। सो दे वर बोथ होमो सेपियंस। मींस हम मान सकते हैं कि Neanderthal man and Cro-Magnon man होमो सेपियंस के एंसेस्टर्स है, उन्हीं से डेवलप हुए। The modern
modern man, the Homo sapiens sapiens means the wise one evolved about 500 years ago. Since the biological evolution of humans has perhaps no occurred, the vast step of cultural evolution has made the humans land on the moon. Means हम 50,000 साल पहले ही हम existence में आए हैं. And the biological evolution जो कि human का अभी तक कोई टेक्नोलॉजी वाले ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है और नो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन परहैप्स नॉट अकर्ड. और ह्यूमंस होमो सैपियंस सैपियंस जो कि मॉडर्न मैन हो गया, उनका कोई बायोलॉजिकल इवोल्यूशन अभी तक दिखा नहीं है. बट वास्ट टाइप ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन जो कि हम कल्चर डेवलप कर रहे हैं, टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने हम मून तक पहुंचा है. ओके, लैंड ऑन मून एंड ऑन मार्स. And on Mars indirectly. क्या पर हम ह्यूमन इवोल्यूशन का हम देख रहे हैं. ह्यूमन इवोल्यूशन जो कि पहले थे एप, जिसमें से ड्रायोपिथेकस हमारा कॉमन एंसेस्टर्स है, सारे ह्यूमंस का कॉमन एंसेस्टर. देन रामापिथेकस जो कि बाइपेडल थे. देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकनस जो कि दो पैर पे चलते थे. और धीरे धीरे जैसे कि रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नेanderthals, होमो हैबिलिस, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी उन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स यहाँ पर एडप्ट की. जैसे कि बो एंड एरो डेवलप किया, वेपन्स डेवलप किए, देन फायर, देन कुछ वेजिटेरियंस थे, कुछ ओमनिवोरस थे. देन केव्स में पेंटिंग करना शुरू किया. पहले ट्रीज पर रहते थे, देन केव्स में रहना शुरू किया. देन डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन्स डेवलप की. और वैसे जैसे माइंड डेवलप हुआ, हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस होमो सेपियंस जो डेवलप हुआ है, दैट इज ओनली द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. ओके, क्योंकि एक ही ब्रेन ही यहाँ पर हमारा डेवलप हो रहा है और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो रहा है. होमो इरेक्टस में होमो सेपियंस, नेanderthals एंड होमो सेपियंस सैपियंस यहाँ पर डेवलप हुए. और आज हम देख रहे हैं हे मॉडर्न मैन. ओके, यहाँ पर हमने मॉडर्न मैन डेवलप होते हुआ. When did the human evolution begins? तो human evolution begins हुआ after the ice age. What is Lucy? तो ऊपर Lucy देख लेना. What is scientific name of Cro-Magnon and Neanderthal man? Maybe Homo erectus, Homo habilis. With which group of mammals do humans share their intermediary ancestors? So chimpanzee, gibbons, gorilla. Okay, name the earliest ancestors of modern day humans. Earliest ancestor हमारे Homo sapiens sapiens. Earliest पहले वाले ancestors वो हमारे Dryopithecus, Ramapithecus. Okay, Dryopithecus, Ramapithecus. तो हम एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो यहाँ पर हमने हमारा चैप्टर किया इवोल्यूशन वाला, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. और भी वास्ट और डीप में है. अब आगे कुछ आगे वाले स्टैंडर्ड में आप और पढ़ोगे इसके डीप में, और डिफरेंट थियरीज और होगी. तो आज के चैप्टर यहाँ खत्म होता है.